मस्त हैं, मस्त हैं और 7 डे चैलेंज को पूरी शिद्दत से पूरा करने में मशगूल है और व्यस्त हैं। 7 डे चैलेंज का आज है 6वां दिन। इस चैलेंज में हम लोग क्या करते हैं, 5 कार्य करते हैं रोजाना प्रतिदिन। पहला कार्य है वॉकिंग, 30 मिनट हम लोग वॉक करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर मिले। बट डिपेंडिंग ऑन द पोल्यूशन इन योर सिटी, ट्राई टू गो टू आउटडोर ओनली इफ थोड़ा पोल्यूशन कम है, अदरवाइज आप इंडोर वॉक भी कर सकते हैं। सनलाइट का एक्सपोजर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना कई जगहों पर अभी सूरज निकल ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो आप कर सकते हो, वॉक तो आप कर सकते हो तो वो करना है। दूसरा, मैंने आपको टास्क दिया है कि मेडिटेशन करना है 10 मिनट का। आंख बंद करनी है, सांसों पर ध्यान देना है, सांसों को आते जाते ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है उसका, और जब भी मन भटके वापस सांस पे लेके आना है 10 मिनट्स एवरी डे। तीसरी एक्टिविटी आपकी है कि 10 बजे वाली क्लास आपको करनी है रोज। अगर आप किसी जरूरी कारणवश ये क्लास लाइव नहीं कर पाते हैं, लाइव करना है बट अगर नहीं कर पाते हैं, देन ऑल्सो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग एट दैट इंस्टेंस के आप वो रिकॉर्डिंग देख के इस क्लास को कंप्लीट कर लें। चौथा टास्क जो आपका है वो है क्या, रीडिंग 30 मिनट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप 30 मिनट की रीडिंग जरूर करें, कोशिश करें इंग्लिश में करें, जिससे आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो। मैंने आपको कल बताया था कि मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूं, ह्यूमन काइंड, तो अभी यही बुक मेरी चलेगी कुछ दिन तक, क्योंकि ये सब स्लो रीड बुक्स हैं। इनको बहुत तेज नॉवल की तरह नहीं पढ़ना होता है, इनसे इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है, इनसाइट्स गेन करनी होती है। तो आई रीड वेरी स्लो दीज बुक्स, धीरे धीरे पढ़ता हूं मैं। तो अभी मैं ह्यूमन काइंड पढ़ रहा हूं। और जहां तक 5वीं बात थी वो थी हाइड्रेशन की, कि दिन भर आप पानी पीने का ख्याल रखें, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीते रहें। इससे आपको एनर्जी का एहसास होगा। जो भी लोग इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं उनका बड़ा ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि वो अच्छा महसूस करते हैं। जब वो रात को सोने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि दे हैव अचीव्ड समथिंग टुडे। एंड ये मेडिटेशन, वॉकिंग, हाइड्रेशन, रीडिंग, इन सब से एनर्जी लेवल भी उनका बढ़िया है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यही इरादा है कि आप सभी लोग बेहतर करें। जब आपके 5 टास्क शाम को, रात को जब भी पूरे हो जाएं उस दिन का टास्क, तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ मैंने आज के सारे टास्क पूरे कर लिए हैं। अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि हमने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं। एक और पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है कि कुछ बच्चों को जो ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, चैलेंज खत्म होने के बाद टू फ्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मैं कुछ किताबें दूंगा, पढ़ने वाली बुक्स, और आपके घर पे कुरियर करके भेजूंगा। आप उन बुक्स को अपनी रीडिंग टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टास्क आपको पूरे करने। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। 10:04 हो गए हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे वो फ्रैक्शन कंपैरिजन की, भिन्नों की तुलना, और उसमें थोड़ा बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था नेटवर्क का, तो क्लास अब्रप्टली एंड हो गई थी, माफ कीजिएगा उसके लिए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। सारे लोग जुड़ जाइए। जो भी लोग जुड़ चुके हैं प्लीज चैट में आके लिखिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, मतलब आज भी आप पूरा करोगे वो चैलेंज, ये बताना है आपको, ठीक है। और एक सीख भी देता हूं, मतलब इन क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप को भी थोड़ा बेहतर बनाते हैं जीवन में। सीख जीवन में लेनी, हम हमेशा दूसरों को देखकर अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है, आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रतिदिन हम दूसरों को देखकर हमें लगता है कि हमारा अपना जीवन बेहतर नहीं है। हम दूसरों को देख के बहुत प्रभावित होते रहते हैं, हम दूसरों को देख के उनको कॉपी करना चाहते हैं, हम दूसरों को देख के हमें लगता है कि हम कुछ नहीं हैं। और ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसकी स्टडी कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, इनका कितना गहरा असर लोगों पर पड़ रहा है। लोगों को देख के इंस्पायर होइए। इंस्पायर होना गलत बात नहीं है। अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए किसी को देख के इंस्पायर होना और उस पर खूब सारी मेहनत करना, ये बहुत अच्छी बात है। बट एट द कोर आप जो हो उसको रिजेक्ट करना कि मैं कुछ नहीं हूं, ये जो आत्मविश्वास है आपका वो ले लेता है, छीन लेता है, और फिर आपके अंदर एक डलनेस आ जाती है और आपको लगने लगता है कि जीवन में मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है।
हर किसी का अपना एक महत्व है, हर किसी का अपना एक तरीका है। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत रोज करिए, बट दिन भर दूसरों को देखते रहने में जाया ना करें। दिन भर दूसरों को देखते रहने में जाया ना करें। वो काम ना करें जो दूसरों को दिखाने के लिए आप कर रहे हो। हर काम करिए जो आप खुद के लिए कर रहे हो। दूसरों को दिखाने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, समझे कि नहीं? जीवन में यह भाव रखो कि मुझे मस्ती करनी है, मुझे अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए जो कुछ करना है करेंगे, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे कुछ भी। और यह सीख मुझे जीवन में मिली जब आपके पास, आप पैसा कमाना शुरू करते हो, आप नौकरी करते हो, तो आपके अंदर यह चाह पैदा हो जाती है कि अब हम कुछ ऐसा करें जो हम लोगों को दिखाएं। हम एक फोन इसलिए खरीद लेते हैं कि हम 4 लोगों को दिखाते हैं चल के, ताकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा महसूस करें। इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन पे कि दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करने लगे? नहीं। आप ऐसे बनिए कि आप खुद में खुद अच्छा महसूस करें। हां, आपका कोई फोन लेने का खुद मन है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद से मन है कि मुझे फोन लेना है, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। बट पीछे अंडरलाइन मोटिव देख लेना कि मोटिव कहीं ये तो नहीं है कि वो देखेगा तो कहेगा अरे यार इसके पास कितना बड़ा फोन है, इसलिए खरीद रहे हैं हम। मैक्सिमम लोग इसीलिए परचेजिंग करते हैं, राइट? बट वो कार्य आपको नहीं करना है। मैं उदाहरण देता हूं, मुझे आईफोन अच्छा लगता है, ये आईफोन 11 है, 11 मैंने लिया था, मुझे आईफोन अच्छा लगता है यूज करना। बट फिर मैंने 12, 13, 14 नहीं खरीद लिया। मेरे पास पैसे थे, मेरे लिए एक आईफोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाके ले सकता हूं। आज चाहूं तो जाके आईफोन 15 उठा लाऊं। बट ये 11 के बाद तुरंत 12, फिर तुरंत 13, फिर तुरंत 14, तुरंत 15 लेने का मकसद सिर्फ दिखाना ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? हर साल नया फोन क्यों लेना है भाई? अब ये फोन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका फेस आईडी काम नहीं कर रहा है, इसमें 5G नहीं है, तो अब मेरे पास कारण है कि मैं इसको बदलूं। ठीक है, तो जब लगेगा कि चलो ठीक है 4 साल हो भी गए तो चलो चेंज कर लेते हैं, तो कर लूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है। और ये बात बहुत जरूरी है, अपने लिए कंफर्ट क्रिएट करिए, अपनी जिंदगी में लग्जरी भी क्रिएट करिए, जो चीजें अच्छी लगती है करिए। मैं टेक सेवी हूं, मुझे टेक बहुत पसंद है, तो मेरे पास हर तरह की चीजें हैं, मेरे पास आईपैड भी है, एप्पल के कंप्यूटर्स भी हैं, लैपटॉप भी है, सब है, बट दिखाने के लिए नहीं है, खुद काम करने के लिए है। तो यह बहुत जरूरी है जीवन में कि जो करो खुद के लिए करो, खुद की खुशी के लिए करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने दूसरों को दिखाने के लिए जिंदगी जीना शुरू किया, उस जिंदगी में खुशी नहीं है। दिखाने में ही आप दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जियोगे। दूसरों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीनी है, जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। अपने लिए सब कुछ करना है, अपने लिए मस्ती करनी है, अपने लिए घूमना है, अपने लिए खुद पे खर्चा करना है, दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो सोच को भी अपने बहुत सही दिशा में रखना है, और यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसे इंसान बने जिसकी खुशी दूसरों पर निर्भर ना हो, जो खुद में खुश रहना जानता हो। क्योंकि जब आप खुद में खुश रहोगे तो वो खुशी रेडिएट होती है सबकी तरफ। ओके, इट रेडिएट्स। आप 100 लोगों को और खुश रखोगे। आपकी प्रेजेंस ही, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंस से कोई अनकंफर्टेबल ना हो जाए। अगर आपकी प्रेजेंस से कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है फिर तो वो आपसे खुल के कभी बात ही नहीं कर सकता है। आपकी प्रेजेंस से लोग कंफर्टेबल रहें, उनको लगे ये हमारे जैसा ही व्यक्ति है, तब आप लोगों से रियल कनेक्शंस बना पाते हैं, इन्फ्लुएंस कनेक्शंस नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। काफी ज्ञान हो गया, काफी बातें हो गई, अब हम करेंगे पढ़ाई। और हां जी, ये मेरा फेवरेट कप है जिसकी हैंडल टूटी हुई है। मेरे घर में और भी कप हैं जिनमें हैंडल लगी है, बट दिस इज माई बेस्ट कप बिकॉज इसकी ग्रिप सबसे अच्छी है मेरे लिए। उसको हैंडल से पकड़ने में मुझे तकलीफ होती, तो मैं अक्सर चाय इसी कप में पीता हूं, इसको मैंने फेंका नहीं। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? लाइक दैट, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो चीजों को तब तक इस्तेमाल करो जब तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? मैं तो कहीं भी कोई आता है घर में तब भी मैं इसी कप में चाय लेके बैठता हूं। वो क्या सोचेगा ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज आई लव इट। इट हैज ग्रेट यूटिलिटी। मुझे लगा इसमें हैंडल लगाया ही क्यों, कंपनी ने लगाना ही नहीं चाहिए था जिसने बनाया। इसकी ऐसे ग्रिप ज्यादा अच्छी है, इसकी हैंडल अनकंफर्टेबल थी। ओके,
सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी, जस्ट लुक एट द यूटिलिटी ऑफ थिंग्स। अगर कोई चीज खराब नहीं हुई तो उसको क्यों फेंकना है? काम चल रहा है ना, हम पहले भी तो ऐसा ही करते थे, तो अब भी करेंगे ना। दूसरे क्या सोचे सोचने दो, वो उनका काम है, वो भी तुम्हारा काम थोड़ा ना है। लेट देम थिंक व्हाट दे वांट, ठीक है? लेट देम थिंक व्हाट दे वांट, इट्स देयर वर्क नॉट योर वर्क, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे। फ्रैक्शन कंपैरिजन में मैं चाहता हूं आप लोग कुछ फ्रैक्शंस बताइए और उस फ्रैक्शंस को यहां कंपेयर करेंगे। तो आप लोग फ्रैक्शंस कमेंट करो बेटा, मैं यहां से देखूंगा और यहां से देख के इस पर लिखूंगा, फ्रैक्शन कंपैरिजन करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कल वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से काम कर रहा है, फिर एक बढ़िया शानदार सी चीज आपको और सिखाऊंगा आज, जो आपकी कैलकुलेशन में चार चांद लगा देगी। चलिए शुरू हो जाइए, चलिए चलिए चलिए, जल्दी से कमेंट करिए, मुझे कुछ फ्रैक्शन बताइए। ओके, हैंडल तोड़ दिया या टूट गया? नहीं, टूट गया था, मैंने तोड़ा नहीं था। टूट जब गया तो ऑब्वियस बात है, लोग इसको फेंक देते हैं, है ना, कि टूट गया कब। मैं कहा रुकिए इसको देखते हैं। मुझे ये एक दिन ऐसे उठाया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे ग्रिप इसका, देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, ये मुझे अच्छा लगने लगा। 345/567 किसी बच्चे ने लिखा है, जरा मैं लिखता हूं। आई थिंक उसी को कंपेयर कर लेते हैं पहले। 300, एक मिनट, 398/501 यहां पर लिखा मैंने, और 411/697। ओके, अब देखिएगा गौर से, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। आपको पता है जब दोनों बढ़ते हैं तो एक फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, एक घटाने की कोशिश करता है। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, वो बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। अब देखो होगा क्या, आप देखो न्यूमरेटर में कितना चेंज है, आप कहोगे 11 2 13 का चेंज है। डिनोमिनेटर में कितना चेंज है, अब पूरा लिखना ही नहीं है, ये चेंज काफी है। कितना है? 196 के बराबर है। अब गौर से देखिएगा, ये जो परसेंटेज चेंज है वो क्लियरली 10% से कम है। 398 का 10% 39.8 होता है। 10% ऑफ 398 ये क्या होता है, ये आपका 39.8 होता है। ये 13 उससे काफी कम है, तो हम कहेंगे लेस देन 10% है। नीचे आओगे 196 है, इस 501 का जो 10% होता है, 10% ऑफ 501, ये वैल्यू 50.1 होती है। और 50.1 अगर ये वैल्यू होगी तो ये वैल्यू मोर देन 10% हो गई। 10% कंपेयर करना सबसे आसान है और वो चीजें साफ साफ यहां से दिख रही हैं। एंड देयरफॉर कौन डोमिनेट कर रहा है? आप कहोगे डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, इसलिए फ्रैक्शन घटा हुआ मिलेगा। और ये अगर घटा हुआ मिला है तो यहां पर साइन क्या लगेगा कि पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यस और नो? यस, क्लियर है? ठीक है, एक और फ्रैक्शन लेता हूं। जो जो आपने लिखे हैं मैं इन्हीं में से उठा लेता हूं फ्रैक्शंस, और एक एक करके कंपेयर करते रहेंगे इनको, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। 193/173 एक बच्चे ने लिखा है, और यहां पर लिखा है 171/311। 171/311। अब गौर से जरा इसको देख लेते हैं। ये बहुत आसान फ्रैक्शन है बेटा, क्योंकि आप न्यूमरेटर को घटा दे रहे हो, न्यूमरेटर कम कर दिया आपने, डिनोमिनेटर को आपने बढ़ा दिया। जब न्यूमरेटर घटता है तो ये फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये भी फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। और जब दोनों घटाना चाहते हैं तो ये फ्रैक्शन घटा हुआ होगा, तो पहला बड़ा है दूसरा छोटा है। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं? एक बढ़ाया एक घटाया तो आसान हो गया, फिर ये चीज बहुत आसान हो गई, ठीक है? और बताओ, 656/723। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है 656 है मेरे पास यहां पर, बटे 723 है, और 432 और 699 है, ऐसा कुछ है। देखो दोनों घट रहे हैं ऊपर नीचे, अगर देखो तो ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। जब दोनों कम होते हैं तो न्यूमरेटर घटता है, घटाना चाहता है, डिनोमिनेटर घटता है, बढ़ाना चाहता है। मुझे देखना है कौन डोमिनेट कर रहा है। देखिएगा यहां आइए ऐसे।
आप बताओ यहां कितना रिडक्शन है, हाउ मच रिडक्शन इज देयर, कितना रिडक्शन है? तो आप कहोगे रिडक्शन अगर आपको देखना है तो 244 कम है, सॉरी 224 कम है, सही लिखा है। ये 224 से कम हुआ और ये वैल्यू कितने से कम हुई? आप कहोगे ये वैल्यू 24 से कम हुई। अब गौर से देखिएगा, ये जो वैल्यू है ना, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 10% है भाई। 10% इसका 72.3 आएगा, ये 24 है, तो मैग्नीट्यूड जो डिक्रीज का है वो 10% से कम है। और ये वैल्यू 65.6 है, इसका 10%, ये उससे बड़ी है। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूमरेटर में जो परसेंटेज डिक्रीज है वो 10% से बड़ा है, डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज जो है वो 10% से छोटा है। तो डोमिनेट कौन करेगा? न्यूमरेटर। और अगर न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर कम हो रहा है तो ये फ्रैक्शन को कम कर देगा। एक सजेशन मेरा छोटा सा और है आपको, जब भी ऐसे सवाल दिख रहे हैं तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने का मतलब यह है कि भाई कौन सा फ्रैक्शन पहला है और कौन सा दूसरा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कम और ज्यादा देखना है ना। तो यहां से यहां जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, और घटाना हमेशा स्लो ऑपरेशन होता है। चीजों को सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा स्लो होता है, हमसे ऐड तेजी से कर पाते हैं हम लोग। तो हम क्यों ना इसको ऐसे देख ले, इधर से देख ले, तो आपको ये 224 ज्यादा सरलता से दिखेगा, और यहां आओगे तो आपको 23/124 ज्यादा सरलता से दिखेगा। इसको कंपेयर कर लो, एक ही बात है। आप कहोगे ये वैल्यू जो बढ़ी है ये 10% से छोटी है, और ये वैल्यू जो बढ़ी है 10% से बड़ी है। डोमिनेट कौन कर रहा है? न्यूमरेटर। होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है। यहां से यहां आने में ये बढ़ा, यहां से यहां आने में ये बढ़ा, तो यहां से यहां आने में होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर इसको बढ़ाना चाहता है, तो ये वैल्यू बढ़ी हुई होगी। ये बढ़ी हुई होगी तो ग्रेटर देन का सिंबल लगा दो। ठीक है, क्लियर? एक कोई और फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा ना, मोर और लेस? यस। 875, चलो एक बच्चे ने दिया 635/549, 635/549 लिख दिया। और एक मिनट, तो कमेंट ऐसे उड़ जाता है, पता नहीं चलता है, रुके कैसे? 725, 835, 725 और 835, ये मुझे सॉल्व करना है। देखो न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, दोनों बढ़ते हैं तो एक बढ़ाना चाहता है एक घटाना चाहता है। हमें पता करना है कौन डोमिनेट करेगा। ये वैल्यू 90 का चेंज लेके आ रही है, यस। ये वैल्यू कितने का चेंज लेके आ रही है? आप कहोगे 49 से 35 जाना है। अगर मैं 300 जोड़ता तो 849 मिलता, उससे 14 कम है, तो ये वैल्यू है मेरे पास 286। अब गौर से देखिएगा, परसेंटेज के सेंस में अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये वैल्यू 10% से बड़ी है, क्योंकि इसका 10% 63.5 होगा, और 20% उसका दुगना होगा। 63 दूना 126, 127, तो ये वैल्यू आपकी 10 से 20% के बीच का मामला है। और गौर से इस वैल्यू को देखिए, इसका 10% आपका 54.9 यानी 55 के आसपास है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसका आधा अगर आप करोगे ना, ये 550 का आधा कितना होता है? 280 या 275? 275। ये 275 से बड़ा है, तो ये वैल्यू 50% से बड़ी है। तो क्लियरली आपका डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो होगा वही जो डिनोमिनेटर चाहता है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, फ्रैक्शन घट जाएगा। आपका पहला पार्ट बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। ओके, क्लियर? दिवाली का काम करना है, छुट्टी दे दीजिए गौतम जी। दिवाली 12 तारीख को है बेटा, ठीक है? हो सकता है आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें आपको काम की जरूरत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं छुट्टी दूं। आपको इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। जो आपका मुख्य लक्ष्य है उसके प्रति आपकी ईमानदारी बहुत आवश्यक है। तो आप इतना समय निकाल के पढ़ लीजिए, या फिर आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। इसके लिए मुझे रोकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप कभी रात में इस वीडियो को देख लेना अगर आपके पास वक्त नहीं है तो। ऑलराइट, चलो एक फ्रैक्शन और कंपेयर करते हैं। आई थिंक फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे।
688/786, दूसरा गायब हो गया। 688/786, 811/927, ठीक है, राइट। देखिएगा ध्यान से, दोनों बढ़ रहे हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। कितने से बढ़ा ये? 12, 11, 23, 123। भाई 12 जोड़ेंगे 700 पे पहुंचेंगे, ये वाला 11 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, और 100 और यहां से आएंगे 14 और 27 कितना होता है? 41, ये 141 है। अब परसेंटेज में मुझे ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज में कौन सा परसेंटेज डोमिनेट करने वाला है, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। आप जरा इस वैल्यू को, ये करीब करीब का थोड़ा सा मामला है, तो यहां थोड़ा सतर्क रहना बहुत आवश्यक है आपको। तो देखो मेरे पास ये 68 है, 68 दुना 136 होता है, 136 से कम है तो 20% से कम है मामला। यहां भी 156 यानी 20% से मामला कम है, क्योंकि इसका 10% लगभग 78 है, 78 का डबल 156 होता है, उससे कम है। तो ये थोड़ा सा क्लोज फ्रैक्शंस हैं, दे आर क्लोज फ्रैक्शंस। तो यहां पर ये ऐसे नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, ओके, हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वक्त देते हैं और समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे सॉल्व होकर आ सकती है। तो आप 20% को पहले तो रेफरेंस बना लो। मैं अगर 20% को रेफरेंस बनाऊंगा तो 68.8 जो 10% है, इसका 20% आप लिखिए, दोनों का 20% आप लिखिए। इसका 20% इसका दुगना होगा तो ये होगा 137.6, क्योंकि 10% होगा 68.8, उसका दुगना किया, 68 का दुगना 136, 8.8 का दुगना 1.6, ठीक है, क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं रिड्यूस करने वाली चूज करिए ना। बेटा रिड्यूस करना क्या है? इधर से इधर देखो रिड्यूस हो गया, यहां से यहां जाओ रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस करना कुछ नया नहीं है, उस रिड्यूस करने वाले को भी आप इंक्रीज करने वाला समझ के कर सकते हो। भाई यहां से वहां दोनों रिड्यूस हुए अगर मान लिया, तो मैं यहां से यहां देखूंगा दोनों बढ़ रहे हैं, एक ही बात है, ओके। 78.6 का डबल करोगे, 68 दुना 156, 157.2। अब देखो ना कितना कितना आगे निकल गए हो तुम। यहां 123 से अगर कंपेयर करें तो हम पीछे अगर 14.6 आएंगे तब हम जाके यहां पहुंचेंगे। यहां आओगे 157 पे तो आप कहोगे मुझे 16.2 पीछे आना पड़ेगा, तब मैं वहां पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है। अब मुझे इन दोनों के परसेंटेज को रिलेटिवली कंपेयर करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 786 का कितना परसेंट है, और ये देखना पड़ेगा मुझे कि ये वैल्यू 688 का कितना परसेंटेज है, राइट। तब हमारी बात बनेगी। तो अभी जरा गौर से देखो और आपको आंसर यहां मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहां आंसर मिल गया है। देखो अगर मैं इसका 1% सोचूं तो 6.88 होगा, 2% करूंगा तो 13.76 होगा। तो अगर मैं इसमें 13.76 घटा दूं तो आप कहोगे ये 2% से थोड़ा ज्यादा है। 2% से थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं इस वैल्यू को 17 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट बोलूंगा। ओवरऑल जो रिडक्शन है या इंक्रीज है वो 17 पॉइंट कुछ कुछ है। यहां देखो ध्यान से, अगर आप 78 करोगे तो 78 दुना 156 बनेगा, दैट्स ट्रू। बट यहां पर ये वैल्यू भी 2 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये दोनों फ्रैक्शन बहुत करीब है और जिसने भी मुझे दिए हैं बहुत सोच समझ के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिए, ठीक है, जो भी है। और मैंने कल आपको बताया था कि जब फ्रैक्शंस बहुत क्लोज होंगे तो इट विल टेक टाइम, और जिसके आने की एग्जाम में संभावना ऑलमोस्ट निल है। करने को हम कर सकते हैं बट यू कैन सी दैट वी हैव टू गो मोर एंड मोर क्लोजर टू द आंसर। तो ये फ्रैक्शन रैंडमली नहीं लिखा गया है, ये फ्रैक्शन सोच समझ के लिखा गया है। मतलब मे बी समबडी हैज डन ए कैलकुलेटर वाली थिंग कि दो बहुत क्लोज आंसर देके सर को ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लगाने को तो मैं लगा दूंगा बट इट विल टेक टाइम, तो इसकी वैल्यू वहां खत्म हो जाती है। एंड आप एनी मेथड में जाओगे, जब बहुत क्लोज फ्रैक्शन होंगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे, और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। या तो आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। कल हमने एक ऐसा प्रश्न किया हुआ है। तो यहां पर अगर मैं 13.76 घटा दूं, 14.6 में अगर मैं 13.76 घटाऊंगा, ठीक है, तो कितना बचेगा जरा देख लेते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू अगर आप घटाओगे तो ये वैल्यू बचेगी 0.84, ठीक है, 0.84। मतलब मैंने क्या किया है बेसिकली कि 2% हटा दिया, तो 2% हटाने के बाद मेरे पास कुछ वैल्यू बच रही है। यहां अगर हम 2% हटाएंगे तो 15.72 हटेगा, 16.2 में 15.72 हटेगा,
तो इस वैल्यू को अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, आपको हो गया 28 और 2 48 0.48। यहां से आपकी बात बन गई है और मुझे आंसर पता चल गया है। देखिएगा ध्यान से, आंसर आ चुका है। गौर से देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि जब मैं ये वैल्यू देखूंगा तो मुझे पता करना है कि ये वैल्यू कितना परसेंट है, क्योंकि 20% मुझे पता है, मुझे इतना वापस आना है। तो मैंने इस वैल्यू को आपको क्या लिख के दिखाया है, गौर से देखिए कि 2% अगर मैं जाता हूं तो मुझे इतना और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली है क्या कि 2% है प्लस 0.84 है, जिसका मुझे परसेंटेज 688 पे देखना है। राइट, ये देखें ध्यान से, यहां पर ये जो वैल्यू आई मेरी, ये 0.48 जो बचा हुआ है, ये बता रहा है मुझे कि मैं 2% जाने के बाद मुझे 0.48 जो बच रहा है, इसका परसेंटेज मुझे 786 पे देखना पड़ेगा। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ये वैल्यू ज्यादा आने वाली है, क्योंकि जो बचा हुआ है 2% के बाद, यहां ज्यादा बचा हुआ है और यहां कम बचा हुआ है। ये रेशियो कम होगा, ये रेशियो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो मान जो मुझे रिड्यूस करना है, ये ज्यादा है और ये कम है। जो कम रिड्यूस होगा वो ओवरऑल डोमिनेट करेगा परसेंटेज में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां डोमिनेशन जो बनेगा वो डिनोमिनेटर का बनेगा, और डिनोमिनेटर अगर डोमिनेट करेगा तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन को घटा देगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो ये होगा। बट ये सवाल क्लोज है, ये सवाल काफी क्लोज है। नहीं, छोड़ना नहीं है, इस बात को समझना है हमें कि हम करने को बेटा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा वक्त लगेगा डिपेंडिंग ऑन आपका कितना कंफर्ट है इन सब चीजों को देखने का। हमने ये कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 20% में यहां ज्यादा घटाना है, यहां 20% में कम घटाना है ओवरऑल। तो डोमिनेशन कौन करेगा, ये ओवरऑल रिजल्ट जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि मैंने यहां जो घटाया है वो कम घटाया है 20% में, यहां ज्यादा घटाया है, एंड देयरफॉर ये डोमिनेट करेगा और ये डोमिनेट करेगा तो ये रिड्यूस होगा, तो पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हमने कर लिया, सवाल कर लिया, बट अगेन इस तरह के फ्रैक्शंस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि ये कितना क्लोज देख के और आप डर जाओ और कहो इस मेथड में तो हम फंसेंगे, नहीं। ये मेथड एनी डे गुड है, इवन अभी गुड है। अगर ये सवाल आ भी जाए तो यही करने का तरीका बेस्ट है। द ओनली थिंग आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से परसेंटेज निकालने की। मैंने जितना लिखा है इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सोचना है आपको ज्यादा। ठीक है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, फ्रैक्शन फिर से समझाऊंगा मैंने बोला कि बेटा मैंने पहले 20% निकाल लिया दोनों का, कि दोनों का 20% यहां पर है। ठीक है, फिर मैंने कहा 20% की वैल्यू से ये 14.6 कम है, तो मुझे कुछ पीछे जाना है, यहां भी जाना है और यहां भी जाना है। मैंने आपको यह दिखाया कि पहले वाले केस में आपको ज्यादा परसेंटेज पीछे जाना है, दूसरे वाले में कम परसेंटेज पीछे जाना है। तो बड़ा तो यही होगा ना भाई। यहां मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है मैंने करके आपको दिखाई कि 2% निकाल लो, फिर जो बचा उसका परसेंटेज निकाल लो, तो ये कम है, यानी यहां वापस मुझे कम जाना है, यहां वापस ज्यादा जाना है, तो इसलिए ये डोमिनेट करेगा, और ये डोमिनेट करेगा तो पहला फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर है कि नहीं? यस। 14.6 कैसे आया? मैं 20% निकाल के 137.6 पे चला गया, लेकिन मुझे सिर्फ 123 ही बढ़ाना है, मुझे 20% नहीं बढ़ाना है 137.6। ठीक है, इसलिए मैं 14.6 पीछे जा रहा हूं। राइट, 14.6 पीछे जा रहा हूं, और फिर मैं उसका 688 पे परसेंटेज निकाल रहा हूं कि मुझे कितना परसेंटेज 20% में माइनस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये मेथड फेल नहीं होता है। ये मेथड अगर दो फ्रैक्शंस बहुत क्लोज हो जाएंगे तो डेफिनेटली स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा देना पड़ेगा। अगर दो चीजें बहुत करीब हैं तो ये पता करना कि न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है या डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, हमें ज्यादा वक्त लगेगा, बस फर्क इतना है। एल्गोरिथम वही है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, बट इतने क्लोज फ्रैक्शन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट निल। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैंने 25,000 क्वेश्चंस को इवेल्युएट करके वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैंने कल आपको एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी बताई थी कि हमारा जो दिमाग होता है वो एवरेज के टर्म्स में नहीं सोचता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कोई भी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके साथ कुछ भी एक दिन आपको गलत बोल दे तो आप उससे नाराज हो जाते हो,
आप ये नहीं सोचते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ 100 अच्छी चीजें भी कर चुका है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक गलती कर दो तुम किसी के साथ, वो तुरंत नाराज हो जाएंगे आपसे, लेकिन जो 100 अच्छाइयां आपने करी वो भूल जाते हैं लोग, क्योंकि हम औसत के टर्म्स में नहीं सोचते हैं। हम हमेशा एब्सोल्यूट एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं। जैसे कई बच्चे हैं जिसको देखेंगे और घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि 25,000 क्वेश्चन का डेटा देख के मैं बोल रहा हूं कि बहुत क्लोज कैलकुलेशन एग्जाम में, फ्रैक्शन कंपैरिजन में इतनी क्लोज कैलकुलेशन आपको नहीं मिलती है। जो हम परसेंटेज कंपैरिजन करके कर रहे हैं, तेजी से पिछले सवाल में किया, उसके पिछले सवाल में किया, वैसा ही कैलकुलेशन आएगा जो आप आसानी से जज कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड चीजों पे आता हूं, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। 15% निकाल के आइडिया हो जा रहा है? नहीं नहीं कपिल, इतना जल्दी आइडिया यहां नहीं होगा, ये बहुत करीब है। ठीक है, तो ये मत बोलो कि तुम 15% निकाल के तुमने आइडिया ले लिया, ऐसे आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ रूट सही है, तुम 15% से भी जा सकते हो, बट 15% निकाल के आइडिया नहीं लगेगा। तो इसको करने की क्या जरूरत? शिवम जी मतलब क्या कहना चाह रहे हो, अब इसको करने की क्या जरूरत? ठीक है बेटा, बातों को पूरी तरह से समझना जरूरी होता है। यह सवाल जिस बच्चे ने पूछा उसने गलत सवाल नहीं पूछा है, उसने दो क्लोज फ्रैक्शंस दिए हैं। मैं उसको समझा रहा हूं कि ऐसे फ्रैक्शन एग्जाम में कम आएंगे, बट ऐसा नहीं कि उनको देखना नहीं है। अगर उसने पूछा है तो आपको समझना चाहिए कि हां ठीक है, हम इसको कर सकते हैं, समय ज्यादा लगेगा। अपनी लिमिटेशंस को भी समझना आवश्यक है। अगर आपको अपनी लिमिटेशंस पता नहीं होंगी तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस कहां है। ठीक है, लेट्स कम टू अनदर केस। एक बहुत क्लासिक केस है जो बहुत लोगों ने रट के रखा है, मैं उसका मिथ तोड़ता हूं अभी। और वो केस ऐसा होता है कि अगर 123 मुझे यहां दिया हो और मुझे मान लिया यहां पर दिया है 287, ठीक है, और यहां दिया है मुझे 237, लेट अस से 237 यहां दिया हुआ है, और यहां पर मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं आपके सामने, गौर से देखिएगा। या 233 कर लो, 234 कर लो, 31 कर लो, 395, राइट। अब देखिएगा, एक बहुत ही क्लासिक सा केस होता है, और वो केस ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हो 123/287 और हम दोनों जगह x और x जोड़ दें, राइट, सेम चीज जोड़ दें, कहने का मतलब ये। तो यहां अगर आप गौर से जाके देखोगे तो 123 में कितना जोड़ा गया है, तो आप कहोगे 108 जोड़ा गया है। यहां 287 में हमने कितना जोड़ा है, तो आप कहोगे यहां भी हमने 108 ही जोड़ा है। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ओके 108 जोड़ा है? यस। ये एक स्पेशल केस बनाता है, और जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने न्यूमरेटर में भी x जोड़ा और डिनोमिनेटर भी में भी मैंने x जोड़ा, क्या आपको यह बताने में मुश्किल होगी कि यहां डोमिनेट कौन करेगा? क्या यहां न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा? यस। क्यों? यहां न्यूमरेटर ही डोमिनेट करेगा। इसका रीजन सिंपल सा यह है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और दोनों जगह तुम जोड़ रहे हो सेम चीज। जिसका बेस छोटा होगा वो परसेंटेज में ज्यादा वैल्यू देगा। जैसे मैंने कहा मैं 2 का परसेंटेज 50 पे निकाल लूं, और या मैं 2 का परसेंटेज 100 पे निकाल लूं, ये दोनों जगह सेम है, लेकिन 2 50 के बेस पर मुझे परसेंटेज कितना देगा? 40%, सॉरी 4%, और 2 100 पर मुझे परसेंटेज क्या देगा? 2%। सेम वैल्यू जब बेस बड़ा होता है तो परसेंटेज मान कम देता है। इसलिए मैंने कहा जब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दोनों जगह बराबर मान मेरा बढ़ रहा है, अगर मान बराबर बढ़ रहा है तो डोमिनेट कौन करेगा? न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर का बेस छोटा है, परसेंटेज ज्यादा होगा। और अगर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है और आपने यहां पर एक वैल्यू लिख दी 123 प्लस एक्स, और यहां लिख दी 287 प्लस एक्स, और आप मुझसे पूछो कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, यही बड़ी होगी, क्योंकि ये न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन को बढ़ा देगा, तो ये ऐसी वैल्यू मिलेगी। यहां पर आप बस ये लिख लो कि x 0 से बड़ा है। क्लियर? सभी को समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? आपको पता है ऐसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे लिखूं कि a 0 से बड़ा है,
और बी 0 से बड़ा है। क्या लिखा मैंने? ए 0 से बड़ा है, बी 0 से बड़ा है। सवाल का आंसर देना है आप सभी को। और मैंने कहा कि मेरे पास ए प्लस एक्स है बटे बी प्लस एक्स है, ये वैल्यू ए बटा बी से बड़ी होगी। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सभी लोग चैट में ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। जो मना है लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लिखो कि ट्रू है कि फॉल्स है। जल्दी चलो, चालू हो जाओ, शुरू करो। क्विक क्विक क्विक। जल्दी। ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स बराबर इज मोर देन ए अपॉन बी, ट्रू है या फॉल्स है? एग्जाम में फ्रैक्शन कंपैरिजन कैसे यूज होगा या डायरेक्टली आता है? अभिषेक जी चिंता ना करें, तिवारी जी मैं हूं ना, तब बताऊंगा तुमको। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? सारे लोग चैट में लिखो, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? आई थिंक 80% लोग बोल रहे हैं कि ट्रू है, सम 20% पीपल आर सेइंग इट्स फॉल्स। ये कहा नहीं जा सकता है क्या होता है, ट्रू है या फॉल्स है, सिंपल। नो नो, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का क्या केस होता है भाई? इट्स ईदर ट्रू और फॉल्स। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्या होता है? जब ट्रू फॉल्स के सवाल होते हैं तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्या होता है? ओके, सो पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? इसका कारण बताता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाया, ऑलराइट, और एक मस्त साइकोलॉजिकल बात कर लें आपसे। हमारा जो दिमाग है ना, ये हमेशा आधी अधूरी जानकारी पे जजमेंट ले लेता है। तो ये प्लॉट था मेरा, ये प्लॉट था। प्लॉट क्या था कि मैंने आपको एक बढ़िया सा ऐसे फ्रैक्शन लिख के दिखाया, ऐसे ऐसे लिख के दिखाया, समझाया, समझ में भी आया और ये सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। देन मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया और आपके दिमाग ने क्या किया, उसके पास ये जानकारी थी, उसने यहां थोप दिया। उसने कहा अच्छा ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स हो रहा है, ए बटा बी से बड़ा होगा। ट्रू है फॉल्स है? मैंने बस एक चीज यहां पर करी थी, अगर गौर से देखो, मैंने कहा था कि यहां x 0 से बड़ा है, वो मैंने यहां लिखा था क्या? नहीं। तो अगर x निगेटिव हो गया तो तुमने निगेटिव के लिए कब वेरीफाई किया? वहां तो पॉजिटिव के लिए वेरीफाई करके बैठे हो। अगर x निगेटिव होता तो जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां लिखूं 123 बटे 287 और मैं बोलूं कि मैं यहां x घटा रहा हूं और यहां भी x घटा रहा हूं, x निगेटिव है लेट से, और यहां पर आपकी वैल्यू आती है 123 माइनस एक्स, यहां आती 287 माइनस एक्स। एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव और यहां प्लस लिख दूं मैं, तो एक्स निगेटिव होगा तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी ना, तो फिर तो न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज न्यूमरेटर का भी ज्यादा होगा, बट एक्स खुद निगेटिव है तो परसेंटेज न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, ये वैल्यू घट जाएगी तो ये बड़ी हुई आ जाती। तो यहां मैंने एक्स को नेगेटिव लिखा था क्या? नहीं। या पॉजिटिव लिखा था क्या? नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव होते ही कहानी उल्टी हो जाएगी ना, समझे कि नहीं भाई? एक्स अगर नेगेटिव है तो ये वैल्यू घट रही है, न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है, वैल्यू घट जाएगी ना। तो अब मैं यहां पर एक वैल्यू ऐड कर रहा हूं कि x 0 से बड़ा है। अब सभी लोग कमेंट करके बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जल्दी, क्विक प्लीज, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। चलिए जल्दी। अब मैंने कहा कि x 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है। अब आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब तो समझ में आ गया ना, जो कमी थी वो दूर कर दी मैंने। क्विक प्लीज। देखो, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का ऑप्शन नहीं है शिक्षा जी। अगर कोई स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी गलत हो जाए तो उसको फॉल्स बोलते हैं। तो यहां कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज नॉट द ऑप्शन, इधर ट्रू और फॉल्स आपको बोलना है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके,
तो नाउ इट्स क्लियर बेस्ड ऑन द कमेंट दैट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, एंड सम 10% पीपल आर स्टिल सेइंग दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो लेट मी टेल यू द आंसर, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट दिस स्टेटमेंट इज स्टिल फॉल्स. ठीक है, और यहां मैं आपको एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट फिर से समझाता हूं. साइकोलॉजी कहती है कि हमारा माइंड मेहनत नहीं करना चाहता है, आलसी है, लेजी है. व्हाट इट डज, इसके पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन हैं, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुरंत आंसर देता है. जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखते ही आपके दिमाग में यह आ जाता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है. मतलब आपने उस व्यक्ति से कुछ बात नहीं करी, उसके बारे में कुछ जाना नहीं, और आपने उस व्यक्ति को मन में ही सोच लिया कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, मुझे यह आदमी ठीक नहीं लग रहा है. क्या इसका कोई बेसिस है? क्यों ठीक नहीं लग रहा है? क्या तुमने कोई एनालिसिस करी, कोई पैरामीटर से उसको जज किया? नहीं, बस ये आदमी हमें ठीक नहीं लग रहा है. और कभी कभी आप कहते हो यार, देखा और कहा भाभी ये तुम्हारी, कोई इतना ठीक लग जाता है, क्या है ये इसको बोलते हैं जजमेंट्स. और ये जजमेंट जो आप लेते हो, ये इतना फास्ट लेते हो, इसका कोई बेसिस नहीं होता. अक्सर लोग डिसीजन मेकिंग में यही गलती करते हैं कि बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे गेट क्विक आंसर, व्हिच इज रॉन्ग. अभी भी यहां कमी है, लेकिन आपको वो कमी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपको मैं जो बताता जा रहा हूं, बस आप उतने में विश्वास करते जा रहे हो कि हाँ ठीक तो है, अच्छा ये गड़बड़ी थी, ये सर ने सही कर दिया, चलो ठीक है अब हो गया. नहीं, गलत है अभी भी. क्योंकि एक बात जो पूरी एनालिसिस करनी है आपको, वो ये करनी है, जो छूट रही है, कि क्या हमेशा न्यूमरेटर ही डोमिनेट करेगा? जी नहीं. यहां मैंने चूंकि देखो फैक्ट क्या था, इस सवाल को कैसे डिस्कस किया मैंने, कि जो छोटा बेस होगा वो डोमिनेट करेगा. लेकिन क्या न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना जरूरी है? जी नहीं. अगर मैं इसी फ्रैक्शन को ऐसे लिख दूं कि मैं 287 को ऊपर लिखूं, मैं 287 को ऊपर लिखूं और मैं 123 को नीचे लिख दूं, सेम सवाल, यहां भी मैं x जोड़ूं, यहां भी मैं x जोड़ूं, और मैं आपको बोल दूं कि x हमारा 0 से बड़ा है, यह भी लिख दिया हमने. तो आप मेरे को एक बात बता दो, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या अब डिनोमिनेटर डोमिनेट कर जाएगा? यस. क्या डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा? और अगर मेरा डिनोमिनेटर डोमिनेट करता है तो क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये पूरे फ्रैक्शन को घटा देगा या नहीं घटा देगा? यस. तो सेम सवाल में ये ग्रेटर देन का साइन इस पे लग जाएगा, यानी a बटा b बड़ा हो जाएगा अगर मैं बोलूं कि a b से छोटा है या बड़ा. अब सारी एनालिसिस पूरी हुई कि नहीं हुई? तो यहां a b से छोटा है या बड़ा है, यह भी तो महत्वपूर्ण है. यस और नो? तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इसमें एक कंडीशन और भी लगाऊं कि मेरा a b से छोटा है. अब लॉजिक क्लियर हुआ? अगर a b से छोटा हुआ तो x का चेंज a के ऊपर ज्यादा परसेंटेज देगा क्योंकि ये छोटा बेस हुआ, तो न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है, तो ये बड़ा हुआ मिलेगा. अब इसी सवाल में एक कंडीशन मैं ये भी लिख सकता हूं कि a b से बड़ा है, और अगर a से b से बड़ा है, a 0 से बड़ा हो, b 0 से बड़ा हो, और यहां पर मैं बोलूं कि x मेरा 0 से बड़ा है, तो इस केस में आपका जो a प्लस एक्स है और जो आपका b प्लस एक्स है, ये a बटा b से छोटा हो जाएगा. आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ये सवाल, ये फ्रैक्शन कंपैरिजन नहीं है, आपकी जिंदगी है. संजय जी कह रहे हैं ट्रू या फॉल्स है पता नहीं है, यही तो मैं कह रहा था. आप गलत बोल रहे थे संजय जी. फॉल्स का मतलब ही नहीं जानते हो फिर आप. फॉल्स का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई भी परिस्थिति कभी भी एक बार गलत साबित हो जाए तो वो गलत है हमेशा. इट्स नॉट ट्रू. ट्रू मींस ऑलवेज ट्रू, फॉल्स मींस वन टाइम फॉल्स. एंड देयरफॉर अगर मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था और मैंने a लेस देन b नहीं लिखा था तो ये फॉल्स था. आप करो कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा. नहीं, अगर एक बार भी फॉल्स है तो वो फॉल्स है स्टेटमेंट. ट्रू मींस हमेशा ट्रू, कभी गलत नहीं है. फॉल्स मींस वंस फॉल्स. आप किसी भी स्टेटमेंट को एक बार गलत प्रूफ कर दो, फॉल्स है.
तो आप स्टेटमेंट को कैसे जज करते हैं पहले तो ये तो सीख लो, क्योंकि एग्जाम में ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। फॉल्स समझो क्या होता है? फॉल्स का मतलब वंस फॉल्स ऑलवेज फॉल्स। आपका दोस्त बोले कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, आपके दोस्त ने बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, चलो इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तुमने बोला कि कल शाम को 6 बजे तुम क्या कर रहे थे? उसने बोला कि मैं घर पे पढ़ाई कर रहा था, और आपने सोचो उसको कैफे में उसके साथ देखा था। क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है, ही इज फॉल्स। वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तुरंत, भले ही वो तुमसे बाकी बातें पूरे दिनचर्या की सही बताए, बट ही इज फॉल्स बिकॉज एनी स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इफ इट इज नेवर फॉल्स। ओनली इफ इट इज नेवर फॉल्स। इफ वंस फॉल्स इट्स फॉल्स। स्टेटमेंट ऐसे काम करता है। ट्रू मीन्स ऑलवेज ट्रू, 90% ट्रू नहीं, ऑलवेज ट्रू। समझ में आया कि नहीं? यस। क्या आपको ये सवाल अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं। तो अब आपके लिए क्या होगा, बेसिकली कैसे समझना है आपको। लेट अस से एग्जाम में ये स्पेशल पैटर्न के फ्रैक्शन भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास है 11/13, 15/17, 19/21, 7/9, 9/11, 101/103। ये फ्रैक्शन मैंने लिखे आपके सामने, और मैं चाहता हूं कि इनको आप अरेंज करें फ्रैक्शन को। मैं इनका नाम दे रहा हूं A, B, C, D, E, F। क्या करना है आपको? इनको अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? आरोही क्रम में अरेंज करिए A, B, C, D, E, F को, और बताइए ऑप्शन में चैट में लिख के। तो सिली मिस्टेक्स होने का एक कारण यह भी होता है बिकॉज वी रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन ओनली। हम उसको डीप नहीं सोचते हैं, इसलिए कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं। A, B, C, D, E, F। एक लड़का मुझे उकसाना चाहता है और मैं उस पर हंसूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। ऑर्डर निकालें। देखो, पहला पैटर्न आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि आप किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को जब कंपेयर करोगे, इसको इसको कर लो, तो आप कहोगे यहां 4 बढ़ेगा तो यहां भी 4 बढ़ेगा। इस बात को पकड़ने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका यह है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक कर लो। 11 में न्यूमरेटर में 2 जोड़ोगे 13 मिलेगा, यहां भी 2 जोड़ोगे 17 मिलेगा। जब भी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस और ऑर्डर सेम है दो फ्रैक्शंस में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम जोड़ने से ही वैल्यू क्रिएट होती है। तो आप कहोगे जैसे इन दोनों को देखोगे आप, तो चूंकि यहां 2 का अंतर है तो यहां भी बराबर होगा, 4 और 4। ऐसे देखो 7 और 2 9 है, यहां +2 करने से आया, तो ये भी आप अंतर निकालोगे, 19 में 7 कम कर लो, इसमें ना बराबर ही आएगा। तो ये सब सारे अंतर बराबर हो गए। इसका मतलब ये फ्रैक्शन उसी पैटर्न पे है। एक बात और गौर करने वाली है, यहां सारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं है? तो क्या जब भी मैं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने जाऊंगा तो न्यूमरेटर डोमिनेट कर जाएगा हमेशा? यस, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है
तो उस पर परसेंटेज चेंज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चेंज तो दोनों में बराबर आएगा, परसेंटेज चेंज बराबर आ जाएगा। तो आप कहोगे यहां न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा। अगर न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा इसका क्या मतलब है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो इसको अरेंज करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप न्यूमरेटर देखना शुरू कर दो। 7/9 सबसे पहले आएगा, जिसको मैं बोलूंगा डी। फिर आपका आएगा सेकंड पे 9/11, क्योंकि जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है। तो 9/11 वाला आ गया ई। उसके बाद आपका आ गया 11/13, ये हो गया आपका ए। उसके बाद आपका आएगा 15/17 विच इज बी, ठीक है। और 15/17 के बाद आपका आ गया 19/21 विच इज सी। और फिर लास्ट में आपका एफ आ गया, जो कि है 101/103। एफ सबसे बड़ा है, फिर ऐसे करके, तो डी ई ए बी सी एफ, डी ई ए बी सी एफ असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा है मैंने, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे बड़ा न्यूमरेटर सबसे बड़ी वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी। लॉजिक कहां से आ रहा है? इसको लोग रट के रखते हैं ऐसे कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर बराबर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जब भी कोई फ्रैक्शन a बटा बी में a b से छोटा हो तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लोग इसको ऐसे रट के रखते हैं कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो बड़े न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है। रटना थोड़े ना है, मैं लॉजिक क्लियर है क्यों हो रहा है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज की वजह से हो रहा है यार। तह तक हम घुस गए, हमें सब मालूम है, पूछ लो। चलो अब अगला फ्रैक्शन देखते हैं तुमको। 1001/997 10,005/10,001 717/713 819/815 413/409 521/517। बताओ, इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, ए बी सी डी ई एफ, एक भी और डाल दो जी। 101/97 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर जानते हो, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। चलो चालू हो जाओ। समझ में नहीं आया, घर पे थोड़ा काम करना पड़ेगा सबको। आप सभी के पास दिमाग है उतना जो एनालिसिस कर पाए, बस आप करते नहीं हो, ठीक है। तो जो पढ़ाया है मैंने इसको बैठ के थोड़ा विचार करना, घर पे बैठ के सब हो जाएगा। करो। ए बी सी डी ई एफ जी में आरोही क्रम चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो वैल्यू बड़ी हो उसको बाद में। जीवन साहब कह रहे हैं कि आई टुक ऑल योर क्लासेस ऑफ SICI, इट गेव मी न्यू लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू जीवन सर, आपका जीवन उज्जवल हो। उम्मीद है यही नौकरी लगे आपकी, और जब शादी करें तो मुझे जरूर बुलाएं। सेलेक्टेड बच्चे जब शादी करते हैं तो मुझे नहीं बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं आऊंगा नहीं, तो बुलाते ही नहीं है, ठीक है। पर ऐसा नहीं, बुला लिया करो, भले ही मैं ना हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि बुलावा आया तो। हाँ जी। यहां पता है क्या लॉजिक है? सारे फ्रैक्शन में अंतर 4 का है। देखो डिनोमिनेटर 4 कम है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर छोटा है, 4 का अंतर है। डिनोमिनेटर छोटा है तो अगर मैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने जाऊंगा, पहले मान लिया मैं छोटे वाले दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां डोमिनेट कौन करेगा? हमेशा डिनोमिनेटर करेगा। डिनोमिनेटर जब भी डोमिनेट करेगा तो आप बताओ मुझे, बड़ा डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू। बिकॉज अगर मैं दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहा हूं, मान लिया इन दोनों को कर रहा हूं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में होगा क्या? लेट्स से इन दोनों को देखो, यहां से गए यहां, यहां से गए यहां, दोनों में चेंज बराबर होगा, प्लस प्लस।
परसेंटेज चेंज डिनोमिनेटर का ज्यादा होगा। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आपको पता है उसकी वैल्यू घट रही है, तो बड़ा डिनोमिनेटर मतलब छोटी वैल्यू, बड़ा डिनोमिनेटर मतलब छोटी वैल्यू। सिमिलरली बड़ा न्यूमरेटर मतलब छोटी वैल्यू। तो आप न्यूमरेटर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कहानी एक ही है भाई। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों लिंक्ड है ना, 4 का अंतर है। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे छोटे डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे छोटे न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, या सबसे छोटे डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो बी सबसे छोटा होगा। उसके बाद अगला ये 1001 वाला, तो ए होगा। फिर आएंगे और आपको हो गई 819 वाला, तो डी होगा। फिर 717 वाला, ये सी होगा। फिर ये 521 वाला एफ होगा। फिर 413 वाला ई होगा, और फिर सबसे लास्ट में जी होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर है, बी ए डी सी एफ ई जी। अब इसको अगर आप चाहो तो अपनी भाषा में पिरो सकते हो। भाषा में पिरोने का मतलब मेरा कहना यह है कि आप इसको ऐसे भी, मतलब रटने के पर्सपेक्टिव, समझ में तो आ ही गया। अब ये होगा कि कैसे इसको जल्दी रिकॉल करेंगे, कोई और तरीका है क्या कि हम इतना ना सोचे, बिना सोचे काम करने लगे। तो अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो नेचुरली आप इसको अब तेजी करेंगे, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लिया मेरे पास कोई एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, जिसमें जिस फ्रैक्शन से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उन सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंतर बराबर हैं, ठीक। अब हमें बस ये देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जितना बड़ा न्यूमरेटर उतनी बड़ी वैल्यू। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जितना छोटा न्यूमरेटर उतनी बड़ी वैल्यू। क्या बात, ये कहानी समझ में आ गई? क्या इसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर है? अब तो आप इसको तेजी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप तेजी से भी यूज कर सकते हैं। शैल आई गिव यू होमवर्क? तो चलो आज का होमवर्क लो। लेट मी गिव यू होमवर्क। यह आपका होमवर्क 1, H1 इसको बोलेंगे, ताकि जब आप कमेंट करेंगे इसका आंसर तो H1 H2 के नंबर लिखेंगे, ताकि पता चले ना हमें कि कौन सा तुम किसका आंसर दे रहे हो। ABCDEFGHI, ऑर्डर क्या रखना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम। तो इन फ्रैक्शन को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। घर का काम है ये, होमवर्क H2, ठीक है।
ये भी असेंडिंग ऑर्डर। ये दोनों आपके होमवर्क हैं आज के, ठीक है। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। और इन दोनों का स्क्रीनशॉट, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आपको कमेंट में, ये भी एक नया टास्क है आज का, होमवर्क जो भी दिया जाएगा आपको कमेंट में उसका उत्तर बताना है मुझे। तो असेंडिंग ऑर्डर में H1 H2 दोनों को अरेंज करना है और आप कमेंट में ये मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी सारे चैलेंजेस आज के आपको पूरे करने हैं। कमेंट में जब भी वो चैलेंजेस पूरे हो जाएं तो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल आपके हैं इधर उधर के, पूछ लो। क्लास के बीच में जो सवाल नहीं पूछ पाते हो आप, वो आप पूछ सकते हो मुझसे। देखिए, कल 7 डे चैलेंज खत्म हो जाएगा, बट कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू ऑल, बट यू हैव टू शो दैट इंटरेस्ट एंड जोश कि आप वाकई में काम करना चाहते हो। बिकॉज कैलकुलेशन के लिए काम कोई करना नहीं चाहता है, वी आर लेजी। तो हमें लगता है टाइम एंड वर्क पढ़ लो, कैलकुलेशन के लिए अलग से काम क्यों करना है, ठीक है। बट कैलकुलेशन के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये इनटेंजिबल बेनिफिट है, टेंजिबल नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। आप टाइम एंड वर्क के 20 सवाल लगाओगे तो आपको लगेगा आज आपने 20 सवाल टाइम एंड वर्क के लगाए, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन किया और आप कहीं से बोलो कि आज मैंने बस सिर्फ कैलकुलेशन करी 20 मिनट, तो उनको लगेगा कोई काम ही नहीं किया आपने, आपको भी लगेगा कि कोई काम नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, ये इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, बिकॉज एवरी क्वेश्चन नीड्स चैलेंजेस ऑफ कैलकुलेशन। हर क्वेश्चन में है क्या, पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट के बाद सवाल को लगाना है, कैलकुलेट करना है। द फास्टर यू कैलकुलेट द मोर टाइम यू हैव। तो सवाल एग्जाम में लेट से कोई नया सवाल आ गया, नया सवाल तो कभी भी आ सकता है जो कभी ना देखा हो आपने। सो अगर आप तेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वक्त होता है उस सवाल को करने का, बिकॉज यू हैव मोर टाइम, आपके पास ज्यादा समय है। बैंकिंग के बच्चे कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ पेपर दैट कम्स, कि उनके यहां कैलकुलेशन बहुत एविडेंट है, क्योंकि सीधा सिंप्लीफिकेशन का सवाल जिस तरह से आ गया, अप्रॉक्सीमेशन का यूज, सीधा सवाल ही आते हैं उनके। तो वो बच्चे माइंडसेट उनका होता है कि हाँ, मैं कैलकुलेशन पे काम करना है। एसएससी के बच्चों का माइंडसेट ही नहीं है, ठीक है। तो वो माइंडसेट अगर आप बदलोगे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं आपके कैलकुलेशन में। और मेरी कैलकुलेशन सिर्फ दो चीजों का गुणा करना नहीं है, मेरे कैलकुलेशन का डोमेन बहुत वाइड है। हम फ्रैक्शन कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की बात भी नहीं करी है, अभी मैं स्किल एनहांसमेंट की बात कर रहा हूं। कितनी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें सोच के आप काफी कुछ कर सकते हो। फ्रैक्शन कंपैरिजन अपने आप में एक बड़ा टूल है डेटा इंटरप्रिटेशन वैसे सवालों में। 688/786 में 788 को 700 मान के, 786 को 800 मान के कैलकुलेट करें तो इतना होगा। बेटा मानस जी, अप्रॉक्सीमेशन दो धारी तलवार है, समझे कि नहीं? दो धारी तलवार जानते हो? भस्मासुर का नाम सुना है आपने? भस्मासुर को आशीर्वाद था कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, वही उसके मृत्यु का कारण भी बना था। ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन में जब हम 688 को 700 मान लेते हैं, 786 को 800 मान लेते हैं, कभी हमने उसकी इंपैक्ट एनालिसिस करी है कि क्या होता है इससे? नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेशन में कुछ इस तरह की गलती करते हैं कि जैसे 16/64 में अगर हम 6 को काट दें और 1/4 उत्तर आ गया, इज इट द राइट मेथड? नो। लेट्स से मैंने कहा 15/95, सॉरी, ऐसे ही मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें आप कैंसिलेशन करोगे और आपको वैल्यू मिल जाती है, राइट? मिलती कि नहीं मिलती है? बट इज इट राइट मेथड? नो। यहां पर इसने सही उत्तर दिया, यस, बट क्या ये इस सवाल में आपको गलत करा देगा? यही चीज 5 से 5 काट दो, 1/9 आ गया, गलत हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप 688 को 700 मान रहे हैं और जब आप 786 को 800 मान रहे हैं, हो सकता है इस सवाल में तुम्हारा उत्तर मैच भी कर जाए, बट दैट डज नॉट मेक इट ए मेथड। समझे? दैट डज नॉट मेक इट ए मेथड, इट्स नॉट ए मेथड। अप्रॉक्सीमेशन में यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम न्यूमरेटर को 700 मान रहे हैं और डिनोमिनेटर को हम 800 मान रहे हैं, तो इससे क्या होता है।
हमारी वैल्यू में कितना परिवर्तन आता है, क्या उसका कोई मेजर है आपके पास? नहीं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली, अदरवाइज लोग एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन करके अपनी किस्मत को अप्रोक्सीमेट कर ले जाते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, सही होता होता सवाल गलत हो जाता है। ऐसे लोगों को तो अप्रोक्सीमेशन यूज ही नहीं करना चाहिए। भैया आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर लो या तो पूरी बात जानो। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि इफ आई एम चेंजिंग माई न्यूमरेटर, इफ आई एम चेंजिंग माई डिनोमिनेटर, मेरी वैल्यू किस तरीके से बदल रही है, क्या उसका कोई अनुमान है मेरे पास? क्या वो पावर मेरे पास है, वो शक्ति मेरे पास है कि मैं जान पाऊं कि इससे क्या हुआ, मेरे फ्रैक्शन पे बदलाव? ये शक्ति भी मैं आपको दूंगा, तब आप ये सब काम करना, तब आपको पूरी बात पता होगी कि यार यहां इसको लगाना है, यहां इसको नहीं लगाना है। वरना 16/64 में 6 काट के 1/4 आ जाना, ये इसको सही नहीं बनाता है, क्योंकि ये आपको गलत बना देगा कहीं पर। और अप्रोक्सीमेशन में ये चीज पकड़ना भी आसान नहीं है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल देके आपको सिखाया कि देख लो यहां ये वैल्यू सही है बट तरीका सही नहीं है, तो ये आपको यहां गलत करवा रहा है। ऐसे अप्रोक्सीमेशन है। रॉन्ग वे ऑफ अप्रोक्सीमेशन may give you right answer sometimes, but that does not make the method right. Okay? कहते ना बंद घड़ी भी 2 बार सही समय देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस घड़ी से आप दिन भर समय देख सकते हो। इसको लोग बड़े पॉजिटिव कोड की तरह इस्तेमाल करते हैं। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, तो क्या होगा उससे? कब वो सही समय दे रही है तुमको पता है? नहीं। So therefore you need to know the deep concept of approximation. वो सिखाऊंगा मैं आपको, मैं हूं उसके लिए, बट अभी नहीं कि इसको ये मान लें, इसको ये मान लें और हो गया, नहीं, बिकॉज आप गलत भी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें सही से पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, अभी आपको मैंने दिखाया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आपको मैंने यहां सब कुछ दिखाया ना अभी, ये कि हमारा दिमाग आधी अधूरी जानकारियों को भी करेक्ट मान के उत्तर देने लगता है। पूरी जानकारी नहीं है तभी आधी अधूरी जानकारी से भी कहेगा हाँ ठीक तो है। ट्रू फॉल्स वाला सवाल देखो ना आप, 2 बार आपसे गलती करवाई मैंने, क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं करी। जो आपको दिखा बस आपने उसको सच माना और उसको जनरलाइज कर लिया आगे के लिए, जो कि गलत था। एंड दैट इज हाउ नेवर एवर अप्रोक्सीमेट विदाउट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ इट। इट्स ए 2-धारी तलवार, आपको भी काट सकती है। भस्मासुर नहीं बनना है आपको, ठीक है? वी शुड नो व्हेन टू डू व्हेन नॉट टू डू। व्हाट नेक्स्ट? कल सुबह 10 बजे आओ, आज के चैलेंज पूरे करो सारे। और मैंने गलती नहीं करी, ऋषभ जी आपने गलती नहीं करी, तो आपने पहले इस एनालिसिस को कहीं कर रखा होगा। बी ऑनेस्ट। हमें अपनी कमियां जानना बहुत जरूरी है। या तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए थ्रू ट्रेनिंग कि you always think beyond what is given. Otherwise, we all are fallible. We make mistake if we don't know that यार हमारी थिंकिंग में एरर होती है, तो हमें चीजों को डीप सोचना है, हवा में नहीं। ट्रू फॉल्स का सवाल है, मींस वी हैव टू एनालाइज। कोई ऐसा केस तो नहीं जहां गलत हो जाए। तो एक बात और, एसएससी के जो बच्चे हैं वो बहुत गहराई में चीजें नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, आपको सबको पता है चीज। मैं आपकी बुराई आपके सामने कर रहा हूं, बड़ा मजा आता है मुझे जी, क्योंकि काम चल जाता है कम पढ़ के भी, कम फॉर्मूला मतलब कम सोचने से भी। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं आप ज्यादा पढ़ाते हो। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, मैं सही से पढ़ाता हूं। कि आपको सही से पढ़ना जरूरी है। आप फ्रैक्शन कंपैरिजन में 2 फ्रैक्शन का रिजल्ट रट के अगर बैठे हैं, आपको पूरी बात नहीं पता है, तो ये सही बात है क्या? गणित को अगर हमने सीख के नहीं पढ़ा तो हमने क्या गणित को पढ़ा? गणित विषय ही ऐसा है कि हमें सीख के पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं किसी चीज के बारे में ये बता दूं आपको कि यार ये ऐसे होता है, इस वजह से होता है, एनालिसिस करवा दूं, तो इसमें गलत क्या है? यही तो पढ़ने का तरीका है। बट वी आर लेजी ना, आवर माइंड इज लेजी। आई एम नॉट सेइंग दैट, साइकोलॉजिस्ट से दैट, मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये बात कि हमारा दिमाग बहुत लेजी है, नई चीजें नहीं करना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है हमेशा। तो फॉर्मूला बिकम्स हैंडी, ट्रिक्स बिकम हैंडी। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक्स, स्किल बिल्ड नहीं करेंगे हम रट लेंगे और काम चला लेंगे, ठीक है? बट अगर आप मेरे बताए गए तरीके से काम करो,
तो आप सबको पीछे छोड़ोगे, चाहे वो फॉर्मूला वाले लोग हों, चाहे वो ट्रिक वाले लोग हैं, क्योंकि वो रट के बैठे हैं, उनके अंदर गहराई नहीं है। अगर गहराई नहीं है भाई, पट्टा विकेट आया तो पट्टा विकेट में तो कोई भी रन बना देता है, यस और नो? सपाट विकेट हो, बॉलर भी रन बना दें उसमें तो बैटिंग करके, क्योंकि विकेट में है ही नहीं कुछ। लेकिन अगर विकेट थोड़ा सा भी अच्छा हुआ, डेर, बिकॉज वो स्किल्स नहीं है। लेकिन अगर स्किल्स हैं तो कैसा भी पिच दो हमें, करेंगे बैटिंग। बैटिंग का मतलब कंपटीशन में बेटर देन अदर्स इज व्हाट गुड बैटिंग इज ऑल अबाउट। ओके, तो आई एश्योर यू, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, आप गणित में और जीवन में दोनों में बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मनोविज्ञान भी सिखाऊंगा कि मन कैसे काम करता है, ताकि आप अपने मन को समझ पाएं, खुद को समझ पाएं, और गणित को भी बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो जीवन का हर एक दायरा कवर करूंगा मैं आपका। और मुझे लगता है शिक्षक होने में यही एक प्रिविलेज है कि जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो तो आप के पास एक वो सुर्ख विंडो है छोटी सी, जिससे आप उसके दिल में उतर सकते हो। टीचर्स के पास हमेशा यह फायदा होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, टीचर को सुनने आता है, पढ़ने आता है, तो आप हमें थोड़ा ज्यादा एक्सेस खुद का देते हो, आप खुल के आते हो हमारे सामने कि हाँ मैं सीखने आया हूं, मुझे सिखाओ, मैं पढ़ने आया हूं, मुझे पढ़ाओ। तो आप यहाँ ओपन स्टेट में होते हो, और ओपन स्टेट में मुझे लगता है टीचर्स की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सही बातें बताएं। जैसे मैंने आपको आज थोड़ी सी बात बताई, चाहे मैंने फोन की बात करी या मैंने अपना कप दिखाया, ये सब रोल भी टीचर का है कि वो बच्चों को सही बातें भी बताए। हमें आपको विषय सिखाने का मौका ही नहीं मिलता है, हमें आपको आपके जीवन में बेहतर चीजें सिखाने का मौका भी मिलता है। तो अगर हमारा कुछ एक्सपीरियंस है, जो हमने चीजें सीखी हैं, वो चीजें भी आप तक पहुंचाने रखने का काम मैं करता रहूंगा। ठीक है, सो चलिए अपना ख्याल रखिए, और ये कह रहा है क्लास एंड करिए। ऑनलाइन में बेटा आप कभी भी एंड करके जा सकते हो। क्यों 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 रुके हो यार, ऐसे बटन दबाओ निकलो। मैं एंड करूंगा तभी तुम जाओगे क्या? ये कौन सी बात है? ये ऑफलाइन क्लास थोड़े ना है। बचपन में पूछते थे टीचर से, बाथरूम जाने के लिए पूछना पड़ता था ऑफलाइन क्लास में। यहां ऑनलाइन है, जाओ तुम्हें जहां जाना है। अब पढ़ाऊंगा नहीं मैं, वैसे ही बात कर रहा हूं बस। लक्ष्य बैच कब आएगा? लक्ष्य बैच बेटा मेंस के पहले ही आता है, मेंस के आसपास ही आता है। तो अभी लक्ष्य बैच, तो लक्ष्य बैच का सीन नहीं है, अर्जुना बैच है जो अभी आप ले सकते हो। लक्ष्य की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है इफ यू वांट, है ना? तो कल आना, अभी कल के बाद चीजें खत्म नहीं हो रही बेटा, ये शुरुआत थी। और कल आओ, कल 7वां दिन पूरा करते हैं, पहले तो सेलिब्रेट करते हैं कि भाई 7 दिन हमने पूरे किए। आगे का मैं प्लान आपको बताता हूं, बीच में दिवाली की छुट्टियां भी हैं थोड़ी सी, उसके बारे में भी अपडेट करूंगा। बट हमें कनेक्टेड रहना है, अब हमारे और आपके बीच में कोई गैप नहीं क्रिएट होगा। मैं रेगुलरली आपसे कम्युनिकेट करता रहूंगा। जब छुट्टियां होंगी तो भी आपको पता होंगी कि हाँ मैं इतने दिन दिवाली की वजह से छुट्टी पे हूं, और उस पीरियड में आपको क्या करना है। तो आपके पास काम होगा, काम दे के जाऊंगा आपको, ठीक है, कि आपको ये चीज करनी है, तो वो चीज आप करोगे। फिर लाइव क्लास कैसे होगी, क्या होगी, वो सारा अपडेट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप जुड़े रहिए, हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हर एक चीज आपको पता होगी, ईमानदारी से सारी चीजें करेंगे। बट मैं फिर से ये चीज अश्योर करता हूं कि पूरे वर्ष आपके साथ मैं बना रहूंगा, आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। आपको जो एक मेंटर सपोर्ट चाहिए, आपको कोई एक चाहिए जो आपकी शक्तियों का एहसास आपको कराता रहे, करना आपको ही है, बट एक सही दिशा दिखाता रहे, और आपको आपकी शक्तियों का एहसास कराता रहे कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो दमखम है, बस वो दम लगाने की जरूरत है। बस हार मान के बैठना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, काम करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, नईम जी कह रहे हैं कि 4 दिन से आपसे जुड़ा हूं, एक भी कमेंट की रिप्लाई नहीं किया। बेटा देखो, सारे कमेंट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो भी आते हैं मैं सब पढ़ नहीं पाता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फोकस पढ़ाने पे है, या फिर कोई डाउट है उस पे होता है। क्लास के बाद भी चैट तो देखो छूट जाते हैं, बट आप इतनी उम्मीदें लेके मत आओ कि हमारे हर चैट का जवाब सर देंगे। मिस होगा बेटा, नहीं कर पाऊंगा, आपको पता है ये चीज। संडे चर्चा कर लेंगे,
तब शायद आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए, या क्लास के बाद कभी ना कभी। तो ये मत सोचना कि मैंने आपका चैट नहीं पढ़ा तो आप बुरा मान जाओ। आपको मेरी कैपेसिटी भी समझनी है ना, कि बहुत सारे चैट्स आते हैं तो बहुत सारे चैट्स मिस भी हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें? अनुज जी, ओवर थिंकिंग करना सबसे बड़ा बेवकूफी वाली चीज है। इट्स प्योर वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग ओवर थिंकिंग, डूइंग नथिंग। अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू है, उनसे बात की गई कि आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, वाई यू आर नॉट स्ट्रेस्ड एंड डोंट यू ओवर थिंक? तो ही सेड वेरी सिंपल थिंग, उन्होंने बहुत छोटी सी बात बोली कि एक्चुअल में ओवर थिंकिंग से क्या होना है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। जो भी प्रॉब्लम है क्या वो ओवर थिंकिंग करने से सॉल्व होगी? जी नहीं, करने से सॉल्व होगी। तो उन्होंने कहा मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो जबरदस्ती सोचते हैं, उस समय पर अगर वो बैठ के वो चीज करने लगे तो वो सॉल्व हो जाएगी, नहीं भी होगी तो ट्राई तो किया तुमने। तो नेवर एवर ओवर थिंक। अपने दिमाग को इतना खुली छूट मत दे दो, इतना खुली छूट मत दे दो कि वो तुम्हें अपने हिसाब से चला रहा है। अरे बैठ के सोचते रहने से क्या होता है? नहीं होता है कुछ। तो मत सोचो ना, काम करो यार, घुस जाओ जो करना है उसमें। टू गेट एनीथिंग यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, डू दैट वर्क, डोंट ओवर थिंक, बिकॉज कुछ नहीं होता उससे। दिमाग में थॉट्स आएंगे, वो तो चलते रहते हैं, उनका क्या करना है, उनको आने दो, जाने दो, आप अपना काम करते रहो, अपने आप को काम में इन्वॉल्व करो। एक मिशन जो होता है ना उस पे लगे रहो बस, और एक डिसिप्लिन के साथ काम करो। डू नॉट वेट कि एक दिन आएगा जब मैं ओवर थिंकिंग करना बंद कर दूंगा। खाली बैठे हो इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मत बैठो खाली, काम करो, मेहनत करो, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। सी यू टुमारो 10 बाय।